नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड का जो शीर्षक है मैटरनिक और अनुदारवाद। मैटरनिक के बारे में आज हम जानेंगे। आपको मैंने बताया था कि यूरोप के इतिहास में 1794 से 1815 तक नेपोलियन का प्रभुत्व छाया रहा, जिस कारण से उस काल को नेपोलियन युग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद के 1815 से 1848 में समस्त यूरोप की राजनीति पर ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी मेटरनिक छाया रहा और सर्वत्र उसने अपना प्रभाव डालकर अपनी दमनकारी नीति द्वारा यूरोप के विभिन्न राज्यों में पुरातन व्यवस्था की रक्षा की। और इस समय हम देखें तो यूरोपीय घटना चक्र में इतना ज़बरदस्त प्रभाव मेटरनिक का रहा कि इतिहास में 1815 से 1848 तक का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और मेटरनिक जो है उसका राजनीतिक जीवन का प्रारंभ एक मंत्री के रूप में हुआ था, परंतु उसे कई बार सम्राट के राजदूत की तरह कई जगह रहना पड़ा था। 1801 से 1806 के बीच उसे रूस, प्रशा और फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप उसके यूरोप के विभिन्न शासकों और राजनीतिज्ञों से संपर्क स्थापित हो गए, उनसे परिचय बढ़ गया। तो 1809 में उसे ऑस्ट्रिया का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। नेपोलियन के विरुद्ध ऑस्ट्रिया की रक्षा करने में उसने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया और वियना सम्मेलन उसकी महान उपलब्धि बन गई। सम्राट फ्रांसिस का उत्तराधिकारी फर्डिनेंड, जो 1835 में बना, अत्यंत ही अयोग्य और निर्बल शासक था। तो 1848 तक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का वास्तविक शासक बना रहा। उसने न केवल ऑस्ट्रिया के शासन पर उसका प्रभाव था, बल्कि यूरोपीय राजनीति में भी उसका बहुत अधिक अद्वितीय प्रभाव बना रहा। और आज क्योंकि वो बहुत घोर प्रतिक्रियावादी था, अनुदारवादी था, तो उसकी जो प्रणाली थी, उसकी जो नीति थी, वो भी प्रतिक्रियावादी नीति उसकी कही जाती है। तो मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। उसको अनुदार बनाने में फ्रांस में होने वाले क्रांति काल के रक्तपात और आतंक के राज्य के अत्याचारों का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके फलस्वरूप वह क्रांति का विरोधी बन गया था। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के स्वरूप को देखते हुए उसके काल में जब वो प्रधानमंत्री बना था, तो उसकी ये नीति आवश्यक भी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटरनिक ने किस प्रकार की गृह नीति चलाई, और क्योंकि वो उदारवाद और राष्ट्रीयवाद का विरोधी था। तो इतने बड़े ऑस्ट्रियन समाज में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और धर्म परस्पर भिन्न भिन्न थे। तो विकास का राष्ट्रीय आधार कभी संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि यदि राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया तो साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ऐसे में साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। मेटरनिक ने अपने साम्राज्य में यानी ऑस्ट्रिया में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह प्रयत्न किया कि बाहर देशों से क्रांतिकारी और उदारवादी विचारों का किसी प्रकार भी ऑस्ट्रिया में प्रवेश ना हो। और इसके लिए उसने क्या क्या किया कि समाचार पत्रों पर, पुस्तकों पर, नाट्यशालाओं पर, सब पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। विश्वविद्यालय के जो प्रभुत्व वर्ग था उससे, क्योंकि नए विचार फैलते हैं, तो ऐसे में उसने छात्रों और प्राध्यापकों के व्याख्यानों पर
कड़ी निगाह रखी। पाठ्यक्रमों में ऐसी पुस्तकें निर्धारित की गई जो मध्यकालीन संस्थाओं का यानी चर्च का और सामंत प्रथा का समर्थन करती थी, तो जिससे कि प्राध्यापकों और छात्रों में उदार विचार उत्पन्न न हो सके। उसने विद्यार्थियों के संगठन पर भी पाबंदी लगा दी। शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकता था, ना ही कोई विदेशी व्यक्ति साम्राज्य में प्रवेश कर सकता था। संपूर्ण साम्राज्य में क्रांति के समर्थक लोगों का पता लगाने और साम्राज्य के निवासियों के गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। राष्ट्रीय भावना का दमन करने के लिए उसने नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा। मेटरनिख विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित करने के पक्षपात में नहीं था। इसके लिए उसने भारी सीमा शुल्क लगाया, जिससे ऑस्ट्रिया का विदेशी व्यापार बिल्कुल नगण्य हो गया। चूँकि ऑस्ट्रिया कृषि प्रधान देश था, फिर भी उसने कृषि की उपेक्षा की। ऑस्ट्रिया में कर प्रणाली इतनी दूषित थी कि अधिकांश करों का भार जनता को ही वहन करना पड़ता था। तो मेटरनिख ने साम्राज्य में पुलिस राज्य और निरंकुश शासन की स्थापना की। उसकी यह व्यवस्था 1848 तक इतनी सफलतापूर्वक चलती रही कि 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका भी ऑस्ट्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उसकी जो ये नीति थी ऑस्ट्रिया के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। उसकी इस अनुदारवादी जो नीति के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया में नवीन विचारों से ऑस्ट्रिया अछूता रह गया। साम्राज्य का जीवन सर्वथा गतिहीन और निष्क्रिय हो गया। उसकी नीति से देश में शांति अवश्य स्थापित हुई, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसकी आर्थिक प्रगति ठप हो गई। किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई और दूषित कर प्रणाली से जनता में असंतोष बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में यूरोप के अन्य देशों से पिछड़ गया। हालांकि मेटरनिख की नीति का जो मूल उद्देश्य था वो राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों को साम्राज्य में प्रवेश नहीं होने दिया उसकी नीति ने। लेकिन पत्र पत्रिकाएं किसी न किसी तरह शिक्षित वर्ग को प्राप्त होती रही, जिससे क्रांतिकारी जो भावनाएं हैं वो व्यक्तियों में प्रादुर्भाव होना उनका स्वाभाविक ही था। इन सभी कठिनाइयों एवं नीति के परिणाम को देखकर मेटरनिख ने अपनी नीति के आधारभूत सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जिससे यूरोपीय रंगमंच से मेटरनिख युग का पटाक्षेप हो गया। ये थी मेटरनिख की गृह नीति। अब हम आते हैं विदेश नीति पर कि उसने अनुदारवादी नीति क्या अपनाई। मेटरनिख बहुत कुशल था, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वो समस्त यूरोप में क्रांति के नवीन विचारों पर रोक लगाना चाहता था। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को इतना मजबूत बनाना चाहता था कि भविष्य में ऑस्ट्रिया समेत यूरोप का नेतृत्व करने के योग्य ऑस्ट्रिया हो जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मेटरनिख ने अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। अपनी राजनीतिक कुशलता के कारण ही वो 1815 से 1848 तक यूरोपीय राजनीति में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति बना रहा। उसकी विदेश नीति का उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना था और यूरोप की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो ऑस्ट्रिया को आवश्यक मानता था। तो विदेश नीति के लिए उसने सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटरनिख और वियना सम्मेलन में मैंने आपको भी पहले जो लेक्चर में बताया था वियना सम्मेलन के बारे में। वियना सम्मेलन में 1848 में हुआ। वियना सम्मेलन में 1848 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 में 1848
कि वियना कांग्रेस के बारे में वो सम्मेलन क्यों किया गया और कैसे उसकी कार्यवाही हुई। मेटरनिक वियना सम्मेलन में यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उसको अवसर प्राप्त हो गया और अपने प्रभावशाली अपनी कूटनीति के कारण वो इस सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया, जिसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस सम्मेलन में उसने निरंकुशता और न्यायता के सिद्धांत पर बल देते हुए यूरोप में शक्ति संतुलन बनाने का भी ध्यान रखा और ऐसी नीति का अवलंबन किया कि बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों की पूर्ति भी हो सके। ये मेटरनिक की कूटनीति का ही परिणाम था कि फ्रांस की सीमाओं को सीमित कर दिया गया और ऑस्ट्रिया की सीमा को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का ऑस्ट्रिया की सीमा में प्रवेश न हो सके। इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करवाकर इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को बढ़ा दिया गया। वियना सम्मेलन के निर्णयों ने मेटरनिक को काफ़ी अंशों में प्रभावित किया, जिससे यूरोप के सभी राजनीतिज्ञ ऑस्ट्रिया को बड़ी प्रतिष्ठित दृष्टि से देखने लगे। ये हुआ वियना सम्मेलन। इसके बाद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था और मेटरनिक वियना कांग्रेस के निर्णयों को स्थायित्व देने के लिए मेटरनिक ने यूरोप में संयुक्त व्यवस्था स्थापित की। इसमें दो संघों का निर्माण किया गया, एक पवित्र मैत्री और चतुर्राष्ट्र मैत्री। पवित्र मैत्री का उसने बाह्य रूप से समर्थन करके रूस का सहयोग प्राप्त कर लिया और चतुर्राष्ट्र मैत्री का जन्मदाता स्वयं मेटरनिक था, जिसमें कहा गया कि यूरोप में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने वाले चारों राष्ट्र, चार कौन कौन से थे? रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ये चारों समय समय पर मिला करेंगे और इस व्यवस्था को स्थापित करके मेटरनिक ने यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों को एक सूत्र में बांध दिया और यूरोपीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए उनमें राष्ट्रीयता, उदारवाद और संविधानवाद का दमन करने का निश्चय दोहराया गया। संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत हुए कई सम्मेलन हुए। संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत जो ट्रापो सम्मेलन हुआ उसमें निश्चित किया गया कि जनता अपने राजा को विवश करके उसके कोई अधिकार नहीं छीन सकती और ये भी उसमें तय किया गया कि यदि पड़ोसी राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे तो पड़ोसी राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाए तो पड़ोसी राज्य अपनी सेनाएं भेजकर आंदोलन का दमन कर सकता है, ये उसको अधिकार होगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत जब 1820 में नेपल्स में विद्रोह हुआ तो मेटरनिक ने अपनी सेना भेजकर बड़ी निर्दयता से उस विद्रोह को कुचल दिया। इसी प्रकार वेरोना सम्मेलन में निर्णय लेकर फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की क्रांति का दमन कर दिया। तो इस व्यवस्था के द्वारा मेटरनिक ने यूरोप में शांति तो स्थापित कर ली युद्धों से, क्योंकि युद्धों में काफ़ी हो चुके थे इस समय तक युद्ध, तो यूरोप को शांति प्रदान करने की चेष्टा की और काफ़ी अंशों तक वो सफल भी हुआ और यूरोप में 30 वर्ष तक शांति स्थापित रह सके। हालांकि ये दूसरी बात है कि ब्रिटेन के इस सम्मेलन में ये जो ये संयुक्त व्यवस्था थी, इसमें ब्रिटेन ने असहयोगी रुख अपनाया क्योंकि वो संयुक्त व्यवस्था का पक्षधर नहीं था, लेकिन और अंत में संयुक्त व्यवस्था का विघटन हो गया। लेकिन फिर भी इस संयुक्त व्यवस्था की महत्वता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी जिससे कि पूरे यूरोप में शांति स्थापित हो सके और आगे चलकर इसी के कदमों पर राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। ये तो हुई यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की बात। अब हम बात करते हैं मेटरनिक और जर्मनी, इसके साथ में कैसे संबंध रहे। वियना सम्मेलन में हमने देखा था कि मेटरनिक ने जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बनवा दिया था और ऑस्ट्रिया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जर्मन संघीय परिषद में जर्मनी के शासकों द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी और ये जो प्रतिनिधि थे प्रतिक्रियावादी नीति के
समर्थक होते थे। 1815 के बाद जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावनाएं तेजी से बढ़ रही थी और वैधानिक शासन की स्थापना वहाँ पर करने का प्रयत्न होने लगा। और आगे चलकर हम अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो जर्मनी में राष्ट्रीय भावनाएं उठ रही थी। मेटरनिख ने इसी समय इन भावनाओं को दमन करने का बीड़ा उठाया और उसने एक्सला शेपल का जो अधिवेशन हुआ उसमें राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारकों का दमन करने की अनुमति प्राप्त कर ली। और इस अनुमति के द्वारा उसने जर्मनी में विद्यालयों आमोद प्रमोद की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया, राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी लगा दी, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, संपूर्ण जर्मनी में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। लेकिन फिर भी वो जर्मनी में उठती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोक नहीं सका। लेकिन जर्मनी में उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति का पूर्ववत वो संचालन करता रहा। इसके बाद मेटरनिख और इटली, जैसे उसने जर्मनी के साथ में व्यवहार किया उसी प्रकार की जो नीति है वो इटली के लिए भी उसकी जारी रही। वियना कांग्रेस ने मेटरनिख के प्रभाव के कारण इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके वहाँ प्राचीन राजवंशों की स्थापना कर दी। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर तो ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। इटली के उसने वियना सम्मेलन में ही इटली की राष्ट्रीय भावनाओं को दमन करने का निर्णय ले लिया था। तो ऑस्ट्रिया द्वारा शासित क्षेत्रों में मेटरनिख क्रूर, निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया। जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया और इटली में इतना दमन करने के बावजूद भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाएं बलवती होने लगी। 1830 के पश्चात मेज़नी के युवा इटली नामक संगठन ने देश को स्वतंत्र कराने हेतु राष्ट्रीयता की भावनाओं में प्राण फूंकने का कार्य प्रारंभ किया, किंतु छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण इटली में मेटरनिख अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखने में सफल रहा। 1848 तक इटली की सुरक्षा मेटरनिख की कूटनीति का प्रमुख अंग बनी रही। अब स्पेन, यूनान और रूस के प्रति मेटरनिख की नीति। इस मेटरनिख ने स्पेन में भी प्रतिक्रियावादी नीति का प्रसार किया और स्पेन के शासक फर्डिनेंड से मित्रता कर ली और वहाँ भी राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह यूनान ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रति भी मेटरनिख का प्रतिक्रियावादी रुख रहा। यूरोप के अधिकांश देश यूनानियों के पक्ष में थे तथा रूस भी यूनान को तुर्की के विरुद्ध सहायता देना चाहता था, किंतु ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण किसी ने भी यूनानियों को कोई सहायता नहीं दी। फलतः तुर्की ने यूनान के विद्रोह का बड़ी निर्दयता से दमन कर दिया, क्योंकि मेटरनिख जानता था कि यदि तुर्की के विरुद्ध यूनान को सहायता दी गई तो यूनान का राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो जाएगा। रूस का जार अलेक्जेंडर प्रथम भी पहले तो उदारवादी था, लेकिन 1815 के बाद धीरे धीरे वो भी मेटरनिख के प्रभाव में आ गया और टापो सम्मेलन में तो उसने घोषणा भी कर दी कि वो मेटरनिख का अनुयायी है। अब हम जानेंगे मेटरनिख और इंग्लैंड के संबंध कैसे रहे। वियना सम्मेलन में हमने देखा कि इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे और मेटरनिख एक दूसरे के सहयोगी रहे और यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने हेतु मेटरनिख ने चतुर राष्ट्र मैत्री का प्रतिपादन किया और इस व्यवस्था के अंतर्गत मेटरनिख दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रबल समर्थक था, जबकि इंग्लैंड इस सिद्धांत का विरोधी था। उसने विरोध किया कि किसी राज्य के आंतरिक मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप करने की संप्रभुता की उचित मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। ये मतभेद जो थे वो प्रथम सम्मेलन में ही, एक्सला शेपल का जो सम्मेलन हुआ उसमें ही ये मतभेद उभर करके सामने आए और इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप
फ्रांस द्वारा स्पेन में हस्तक्षेप करने का और स्पेन द्वारा दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेशों पर पुनः अधिकार करने का ब्रिटेन ने डटकर विरोध किया। यूरोप की महाशक्तियों में इन मतभेदों के कारण चतुर राष्ट्र मैत्री का विघटन अवश्यंभावी हो गया। तो ब्रिटेन मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध करता रहा और मेटरनिक जहां भी उसे अवसर मिलता राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने में तत्पर रहा। परिणामस्वरूप ब्रिटेन को संयुक्त व्यवस्था से अलग होना पड़ा। ये थी उसके मेटरनिक की जो नीति थी। अब हम जानेंगे इसके पतन के बारे में कि मेटरनिक ने जिस प्रतिक्रियावादी नीति का सहारा लिया वो 1848 तक सतत रूप से चलती रही और धीरे धीरे मेटरनिक का प्रभाव बढ़ता रहा। लेकिन ये जो मेटरनिक की व्यवस्था थी उसके कुछ मौलिक दोष भी थे। ये धीरे धीरे जनजीवन भीतर ही भीतर पीड़ित हो रहा था ऑस्ट्रिया का और 1848 में ये भावनाएं जो हैं ज्वालामुखी की तरह बड़े वेग से फूट पड़ी। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उसकी प्रगति के कारण ऑस्ट्रिया के लोग अन्य देशों के संपर्क में आए। यहाँ के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। वो सामंतों की दास्ता से मुक्त होना चाहते थे। तो 1848 में फ्रांस में जब लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति हुई तो उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ा और इसी क्रांति के फलस्वरूप वियना में भी विद्रोह हो गया और 12 मार्च 1848 को विश्वविद्यालय के 2 प्राध्यापकों ने सम्राट के सामने सुधारों हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया और दूसरे ही दिन जनता के एक शिष्टमंडल ने वैधानिक सुधार की मांग प्रस्तुत की और उसी दिन एक विशाल जुलूस मजदूरों और विद्यार्थियों का निकला और सम्राट और मेटरनिक के भवन को उन्होंने घेर लिया और मेटरनिक का नाश हो इस व्यवस्था का नाश हो नारे लगाने आरंभ कर दिए। मेटरनिक को लग गया कि अब उसके सत्ता का अंत निकट आ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेटरनिक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वेश बदलकर महल से भाग खड़ा हुआ और मेटरनिक के पतन के साथ ही इस युग का अंत हुआ। अनुदारवाद के युग का समाप्ति हुई और यूरोपीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अब हम जानेंगे इस मेटरनिक के पतन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे। क्योंकि वो युग के अनुकूल बनने की क्षमता नहीं थी। भौतिक और मानसिक विस्तार के युग में वो उसका अंत निश्चित हो गया था। क्योंकि जिस व्यक्ति में एक महान राजनीतिज्ञ तो वो था लेकिन समय के अनुकूल नहीं था, जो एक विशिष्ट गुण होना चाहिए एक राजनीति में। दूसरा, निषेधात्मक नीति। उसके राजनीतिक ढंगों में भी कुशल राजनीतिज्ञता की छाप दिखाई नहीं देती है। टेलरा उसे सत्य और सम्मान की उपेक्षा करके प्रतिक्षण अपने देश और ढंगों को बदलते रहने वाला एक अवसरवादी कहा करता था। उसकी नीति वास्तव में निषेधात्मक और अवसरवादी थी, उच्च रचनात्मक आदर्शों द्वारा प्रेरित नहीं थी। फिर है नई भावनाओं की शक्ति। उसे क्रांति और निरंकुश शासन के बीच कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। चूँकि उसे क्रांति से घृणा थी, इस कारण वो निरंकुश शासन का अंधभक्त बना रहा और उसने निरंतर उदारवाद और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचलने में अपनी शक्ति लगाई। इसलिए मेटरनिक युग केवल एक प्रतिक्रियावादी युग ही कहा जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका का विरोध, उसकी अंतर्राष्ट्रीय दमन व्यवस्था, ब्रिटेन के असहयोग मुनरो सिद्धांत की घोषणा और 1830 में फ्रांस में लुई फिलिप के शासन की स्थापना के फलस्वरूप धीरे धीरे निर्बल पड़ती चली गई।
1848 तक कांग्रेस व्यवस्था पर आधारित यूरोपीय राज्यों का सहयोग समाप्त हो चुका था। 1849 में इटली में और 1850 में जर्मनी में ऑस्ट्रिया को विजय अवश्य मिली थी, परंतु वह क्षणिक थी। इन्हीं दोनों देशों में वे शक्तियां तैयार हो चुकी थी जो ऑस्ट्रिया को वहां से बाहर निकालकर उसके प्राधान्य को समाप्त करने वाली थी। इन सब कारणों से उसकी स्थिति ऊपर से सुदृढ़ दिखाई देते हुए भी अंदर ही अंदर इतनी खोखली और दुर्बल हो गई थी कि जब 1848 में वियना में विद्रोह हो गया तो उसका साहस टूट गया और वो देश छोड़कर भाग गया। इस प्रकार उसके जो शानदार जीवन का अत्यंत दयनीय अंत हुआ। थैंक यू।